चलें देखें। बेटा अपन ने लास्ट क्लास में, ध्यान देना टॉपिक, लास्ट क्लास में जो 3D के मैंने लेक्चर्स आपको भी दिए ना जितने भी, और उसमें मैं 1-2 लेक्चर्स और दूंगा जो तुम लोग के भी बचे हुए हैं। एक्चुअल में वो पूरा 11th का पोर्शन था कि 11th में हमने जितना 3D पढ़ा था, लेकिन स्टार्टिंग 12th के 3D की भी वहीं से होती है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये, आज हम बेटा मेनली 12th के टॉपिक में आ रहे हैं, डायरेक्शन रेशोज, डायरेक्शन कोसाइंस वगैरह, एंगल्स वगैरह, फिर उसके बाद प्लेन और फिर स्ट्रेट लाइन वगैरह सब पे चलेंगे अपन। अब ध्यान से समझिएगा एक चीज़, कौन सा समझो बेटा, 3D को मैं 2 तरीके से करवा रहा हूँ। जैसे कई बार बुक्स में आप देखने के लिए जाओगे ना वेक्टर वगैरह के, तो बेटा वेक्टर्स के साथ में वो 3D को यूज़ करता है, मतलब वेक्टर पहले है, वेक्टर के बाद में हमने 3D को पूरा यूज़ किया है, ठीक। मतलब 3D को एक्चुअल में वेक्टर की हेल्प से ही पढ़ोगे तो ज़्यादा ईजी पड़ता है। लेकिन जब आप जेई वगैरह में देखने जाते हो ना, तो बेटा प्योरली 3D का 2 से 3 क्वेश्चन के आसपास मिल जाता है। तो यदि 2-3 क्वेश्चन आपका सिर्फ प्योरली 3D से आ रहा है, 2 तो मान के चलो, ठीक। अब 2 क्वेश्चन पूरा 3D से आता है और उसमें क्या होता है, उसमें कोई वेक्टर का यूज़ नहीं है, विदाउट वेक्टर वाले में रहता है। इसी कारण से बेटा हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमने लोग जो 3D वाला चैप्टर स्टार्ट किया ना, अभी मैंने वेक्टर को उसमें इंट्रोड्यूस नहीं किया है, अभी हम ये कर रहे हैं। उसके जस्ट बाद हम वेक्टर में जाएंगे और फिर हम एक टॉपिक देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर इन 3D। तो वहाँ पे जाकर के हम बाकायदा 3D और वेक्टर को मिक्स करने वाले हैं। तो पहले 3D देख लो, फिर वेक्टर पे चले जाते हैं, और उसके बाद में बेटा दोनों को मिक्स करके देखेंगे ना, तो चीज़ें समझ में आती हैं, अदरवाइज़ ऊपर से निकल जाती है कई बार। अब सुनो मेरी बात, आज का मेरा फर्स्ट टॉपिक जो है 3D में, वो क्या है, वो बेटा हमारे लिए है डायरेक्शन कोसाइन। सबसे पहला टॉपिक हम लोग जो देखने जा रहे हैं वो हमारा क्या है, डायरेक्शन कोसाइन। अब बेटा एक चीज़ सोचिएगा, डायरेक्शन कोसाइन का मीनिंग क्या होता है, मीनिंग समझना उस चीज़ का। हम लोग ऐसा बोलते हैं जब हम 3D में बात करने जा रहे हैं बेटा, तो 3D में सबसे पहले 3D का यदि मैं स्ट्रक्चर बनाने जाऊँ तो हम लोग क्या बोलते थे, सर 3D में मेरे पास 3 एक्सेस होते थे, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस एंड जेड एक्सेस। देखना बेटा ध्यान से समझते चलिए, एक्स वाई एंड जेड। बेटा एक्स वाई जेड अपने पास 3 एक्सेस दिए हुए हैं। अब हमने क्या बोला, यदि मेरे पास कोई एक पॉइंट गिवन है, किसी एक पॉइंट की लोकेशन बताना चाहता हूँ, तो एक पॉइंट की लोकेशन बताने के लिए मेरे पास तरीका क्या होता था कि मैं उसके पॉइंट्स ले लेता था एक्स वाई जेड। मतलब मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता था एक्स एक्सेस पे, वाई पे और जेड पे। एक्चुअल में ये वाई ऐसा था ना परपेंडिकुलर वाला, ठीक। तो तीनों पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करके एक्स वाई और जेड के बीच में रिलेशन लाते थे। अब सुनो, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, यदि मान लीजिए मेरे पास कोई एक लाइन गिवन है, कोई एक लाइन गिवन है, तो हम लोग बोलते हैं अब यदि मैं लाइन की डायरेक्शन बताना चाहता हूँ किसी लाइन सेगमेंट की, तो आप लाइन की डायरेक्शन कैसे बताओगे, लाइन के डायरेक्शन के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। तो बेटा देखिए, लाइन का जब हम डायरेक्शन देखने के लिए जाते हैं ना, तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए ओ है ओरिजिन, मान लो ओ और पी को ज्वाइन करने से जो लाइन बना ना, मैं इसको डिफाइन करना चाहता हूँ। समझिएगा कि मैं 3D में किसी लाइन को डिफाइन करना चाहता हूँ कि ये लाइन कहाँ पर है, बताओ मुझे इसकी पोजीशन क्या है। तो जैसे पॉइंट होता था तो हम बोलते थे यार x से इतनी डिस्टेंस पे, y से इतनी पे, z से इतनी पे। बट यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ लाइन है, तो लाइन को कैसे डिफाइन करोगे, लाइन को कैसे डिसाइड करोगे कि उसका डायरेक्शन क्या है। तो उसको डिफाइन करने के लिए जो टर्म हमने यहाँ पर यूज़ किया ना, कि एक लाइन यदि बनाया है तो उसको कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग, तो उसके लिए हमने क्या यूज़ किया हुआ है, डायरेक्शन कोसाइन, ठीक। मतलब डायरेक्शन कोसाइन जो मेनली है वो किस चीज़ के काम आता है बेटा, डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए। तो डायरेक्शन निकालने का काम कौन करके देगा मुझे, डायरेक्शन कोसाइन। अब सुनो, बात आई सर ये लाइन के डायरेक्शन हम कैसे देख रहे हैं, तो ज़रा देखो मैं तुम्हें इमेजिन करवाता हूँ, ध्यान से समझना बेटा। एक मिनट रुकना ना, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, नहीं तो मैं आपको वहीं क्या, एक सेकेंड थोड़ा सा देखना, रुकना 2 मिनट। देखो जैसे बेटा ये देखो एक्सेस, ये हमारा एक्स एक्सेस, ठीक, ये मेरा वाई एक्सेस, या फिर ऐसा सोचो ये एक्स एक्सेस ले लीजिए, इसको वाई एक्सेस ले लीजिए, और ये जो है ना एक मार्कर मैंने यहाँ पे रखा, ये मेरे लिए क्या हो गया, जेड एक्सेस, ठीक। मतलब मैंने 3D सिस्टम को यहाँ पे बना दिया कि ये एक्स एक्सेस हो गया, ये वाई एक्सेस और ये जेड। अब बेटा यदि मैं इस लाइन की पोजीशन बताना चाहता हूँ, तो ज़रा देखो ये लाइन मैंने कहा मान लीजिए ओरिजिन से ही जा रहा था, ये ऐसा है OP, ये वाला ऐसा। अब यदि मैं इस लाइन के बारे में बात करने जाऊँ कि ये कैसे डिफाइन करूँगा मैं कि ये एक्चुअल में कहाँ है, तो मुझे क्या देखना पड़ेगा मालूम है, देखो जैसे मान लीजिए ऐसा बना हुआ है, तो बेटा देखो एक चीज़, क्या ये एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल बना रहा है,
बनाएगा, है ना। लेकिन यदि मैं बोलता हूँ एक्स एक्सिस के साथ मान लो 30 डिग्री बना रहा है, तो बेटा वाई और जेड के साथ कुछ भी बनाते हुए कोई सा भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि यही लाइन आए हाथ में। तो हमने बोला एक तो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा होगा यहाँ पे, दूसरा वाई एक्सिस वाला उधर है तो उधर से भी देखने जाओगे तो यहाँ पे भी एक एंगल बन रहा है वाई के साथ, और एक एंगल बन रहा होगा जेड के साथ। तो x के साथ भी बन रहा है, y के साथ भी बन रहा है और z के साथ भी बन रहा है। तो ये जो तीनों एंगल्स हैं, यदि मैं तीनों एंगल डिफाइन कर दूं कि एक के 30, एक का 120, एक का 150, यदि मैं तीनों डिफाइन करूंगा ना, तब जा करके एग्जैक्ट लोकेशन मुझे किसकी मिलेगी, लाइन की। मतलब हम सिंपली बोलते थे ना बेटा कि किसी भी एक पॉइंट को यदि आप रिप्रेजेंट करने के लिए जा रहे हो तो उस पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको कितनी चीज़ें लगती थी, तो हम लोग बोलते थे सर 3 चीज़ें, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट, तीनों बताते हैं तब पॉइंट डिफाइन होता है। इसी तरीके से यदि किसी लाइन को डिफाइन करने जा रहे हो तो उसके लिए भी आपको तीनों इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि वो एक्स एक्सिस के साथ कितने एंगल पे है, वाई के साथ कितने एंगल पे है और जेड के साथ कितने एंगल पे। क्लियर हुआ। तो देखिए बेटा हमने यही बोला, ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ सपोज करिए कितना एंगल बना रही है, अल्फा मान लीजिए, यहाँ पे डिफाइन करते हैं हम लोग एंगल अल्फा बीटा एंड गामा। जो वाई एक्सिस है, वाई के साथ भी ये लाइन कुछ ना कुछ एंगल बना रही होगी, जो मैंने अभी वहाँ पे दिखाया, आपने 3D में सोचा। अब ये हम यहाँ नहीं बता पाते तो हम इसको ऐसा डिफाइन कर रहे हैं कि ये बीटा है, और जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है ना बेटा, ये मेरे लिए कौन सा एंगल है, गामा। तो मैंने बोला एक एंगल अल्फा हो गया सर, एक बीटा हो गया और एक गामा। तो अल्फा बीटा एंड गामा ये 3 एंगल्स जो आ रहे हैं ये मेरे पास क्या आ गए, लाइन के एंगल्स। और यदि ये तीनों चीज़ें बता दूँ तो कहीं ना कहीं मैं लाइन को डिफाइन कर दूंगा पर तरीके से। तो ये तीनों चीज़ें मिल करके मुझे क्या बताएगी, डायरेक्शंस। मतलब अल्फा बीटा गामा डायरेक्शन बता रहे हैं। टॉपिक का नाम समझ लो, क्योंकि उसने बोला है डायरेक्शन कोसाइंस, कोसाइन का मतलब होता है कॉस। तो हम लोग यहाँ पर जो डायरेक्शन कोसाइंस डिफाइन करते हैं ना बेटा, DCS, मैं सिंपली ऐसे ही लिखूंगा, डायरेक्शन कोसाइंस। तो किसी भी लाइन के जो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं बेटा, उसको हम 3 चीज़ों से रिप्रेजेंट करते हैं, एक L, एक M और एक N। L, M, N, मतलब किसी भी लाइन को यदि रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो बेटा आपको 3 चीज़ें बतानी पड़ेगी, L, M, N। और L, M, N क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस। अब L क्या आता है काम, ध्यान से सुनना। एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया, अल्फा। तो हम लोग बोलते हैं कॉस अल्फा जो है उसी को हम L भी बोलते हैं, उसी को हम यहाँ से भी बोल दिए। क्लियर है। दूसरा सोचो M, M मेरे लिए कितना हो जाता है, कॉस बीटा जो वाई एक्सिस के साथ, और Z कॉस गामा जो जेड एक्सिस के साथ। तो LMN बोलने का मतलब ये होता है बेटा कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा, कि तीनों एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहे हैं ना वो अल्फा बीटा एंड गामा थे, तो उनके कोसाइंस, समझ लो ना, कोसाइंस। तो उनके कोसाइंस को मैं क्या बोल रहा हूँ, डायरेक्शन कोसाइंस। नाम से समझ में आया। अच्छा अब थोड़ा सा सोचने जाओगे तो तुम्हें एक चीज़ और समझ में आएगा, सर कोसाइन ही क्यों लिया, साइन भी ले सकता था अल्फा बीटा गामा के लिए, बट साइन इसलिए नहीं लिया। जैसे सोच बेटा, ये एंगल यदि मान लो 30 डिग्री है, अब ये 30 डिग्री इधर से पॉजिटिव से भी हो सकता है और नेगेटिव से भी हो सकता है, उल्टा, समझ रहे हो ना। एक क्लॉकवाइज भी हो सकता है, एक एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है, बट दोनों में पोजीशन तो एक जैसी रहेगी ना। आपके ऊपर एंगल लेने पे कैसा ले रहे हो, इधर से ले रहे हो या इधर से। तो यदि मान लो साइन होता तो क्लॉकवाइज में एंगल पॉजिटिव है तो एंटी क्लॉकवाइज में नेगेटिव हो जाता। तो उस कंडीशन में क्या था कि साइन एक बार 30 है तो दूसरी बार साइन -30 है, तो दोनों की वैल्यूज़ अलग हो जाती, मतलब 2 अलग अलग चीज़ों को रिप्रेजेंट हो जाता। बट कोसाइन के साथ फ़ायदा क्या है कि सर माइनस लो या प्लस लो एंगल, कॉस -θ भी कॉस थीटा ही होता है। तो यहाँ पे मुझे वो पर्टिकुलर एक ही डायरेक्शन इंडिकेट करता है, इसी कारण से हमने कॉस का रूल यूज़ किया। ठीक है बेटा। तो ये सिंपल सा आप बिल्कुल दिमाग में फिट करके रखिए कि कभी भी आपको किसी लाइन को रिप्रेजेंट करने जाना है तो उसके लिए, जैसे हम किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए x, y, z बोलते हैं, किसी भी लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए आप हमेशा क्या बोलोगे, L, M, N। ठीक है। तो LMN यदि ऐसा करके यदि कोई मुझे दे रहा है, मतलब वो मेरे को क्या बता रहा है, उसका डायरेक्शन कोसाइंस। और डायरेक्शन कोसाइन का मतलब है कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा। अच्छा एक और चीज़ सुनो, अभी और समझ आएगा, ध्यान देना बेटा। इसी में मैं एक और केस बनाता हूँ, उसको भी आपको डिफाइन करके देता हूँ तो आपको समझ में आएगा चीज़ें। एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जेड एक्सेस। मैंने बोला यार ओरिजिन है ना O, इसको ले लो 0,0, सॉरी 3D है, तीनों कोऑर्डिनेट ले लीजिए। और जो P वाला पॉइंट है ना, इसको अपन कहीं डिफाइन कर देते हैं सर x, y, z। ठीक। आप सोचो यदि मैं इसके लिए डायरेक्शन कोसाइन निकालने जाऊं तो मैं बोलूँगा सबसे पहले लाइन में ज्वाइन किया, OP बनाया।
बेटा एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहा होगा? अल्फा। तो मैंने बोला एक्स के साथ इसने एंगल कितना बनाया? अल्फा। ठीक है, अब जरा सोचो एक्सिस, ध्यान देना बेटा, यदि एक्स के साथ ये अल्फा एंगल बना रहा है, क्या मैं अल्फा को निकाल सकता हूँ? देखो ये एक्स एक्सिस वाला ही तो डायरेक्ट दिख रहा है कि अपन यदि यहाँ से सबसे पहले प्रोजेक्शन ड्रॉ करें, कहाँ? एक्स एक्सिस पे, तो जिस पॉइंट पे कट कर रहा होगा वो एक्स का डिस्टेंस बता रहा होगा, सर इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? तो मैंने बोला एक्स है, हाँ या ना? बोलो बोलो, क्लियर है? दोनों का इससे प्रोजेक्शन लिया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये जो डिस्टेंस बता रहा होगा वो क्या बता रहा होगा? उसका एक्स कोऑर्डिनेट। अब क्या बोला, देखो यदि ये एक्स है तो मैं कॉस थीटा की बात कर रहा हूँ, तो बेटा ये देखिए ओपी जो है, इस ओपी को मैं इक्वल टू आर बोल दूँ। हाँ चलो, तो यदि मैं यहाँ से कॉस अल्फा डिफाइन करने जाऊँ, डायरेक्शन कोसाइन एल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? कॉस अल्फा। कॉस की वैल्यू बताओ, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो मैं लिखूंगा बेस मतलब क्या? एक्स बाय आर। और देखो एक्स बाय आर लिखते हो तो एक्स अपॉन आर क्या है यार? इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 प्लस z2 माइनस y। तो क्या निकल के आएगा सर? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। आ गया? तो ये मेरे पास क्या निकल के आया? कॉस अल्फा। ठीक, मतलब कब की बात हो गई? जब मेरे पास एक पॉइंट दे दे, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में बोला तो मैं डायरेक्ट निकाल करके दे दिया भाई उसको। अगला सुनो, यदि मैं m के बारे में बात करूं कॉस बीटा, अब तुम्हारे दिमाग में एक डाउट आएगा, सर बीटा कैसे सोचें? बीटा y एक्सिस के साथ था तो ये वाला एंगल था ना बीटा बेटा। अब सिमिलरली करो इस चीज़ को, क्योंकि यहाँ बना नहीं पाएंगे। आप सोचो, आपको यदि मैंने यहाँ पे केस समझाया था ना, जो लोग देख सकते थे वो देख लेना ध्यान से। यदि मैंने इस तरीके से बताया था तो बेटा y के साथ भी तो परपेंडिकुलर था ना, तो यहाँ से यदि आप y पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो y एक्सिस पे जहाँ कट कर रहा होगा वो पॉइंट दे देगा, सीधा सीधा, कुछ भी नहीं है। मतलब ये 3D है बेटा, 3D में यदि इससे आपने एक परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉ कर दिया ऐसा, तो y पे जहाँ कट कर रहा होगा वो y डिस्टेंस बता देगा। तो फॉर्मूला तो अभी भी वही रहेगा ना, y अपॉन हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस तो बेटा वही है ना OP, नहीं है तो कुछ भी नहीं है। सिमिलरली लिखिए कि ये कॉस अल्फा था, ये x अपॉन आर, तो ये क्या हो गया होगा बेटा? y बाय आर। और फिर से y का फॉर्मूला भी मेरे पास वही निकल के आता है, y अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और लास्ट n की वैल्यू बताओ, कॉस गामा, और कॉस गामा इक्वल टू हो जाएगा z बाय आर, तो ये z अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। आ गया? अब सुनो, ये मैंने तुमको बताया, यदि तुम्हें एक पॉइंट पता है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला कैसे लिखते हो? तो मैंने बोला x अपॉन अंडर रूट में डिस्टेंस, y अपॉन में अंडर रूट में डिस्टेंस, z अपॉन के z के अपॉन में अंडर रूट में डिस्टेंस। अब सुनो, एक रिलेशन देखो, इन तीनों से मैं एक फॉर्मूला यहाँ पे तुम्हें निकाल के देता हूँ बेटा। एक बार यदि मैं तीनों को ऐड कर दूँ, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, तीनों को एल एम एन, डायरेक्शन को साइन से स्क्वायर करके ऐड करें, स्क्वायरिंग कीजिए तो बेटा जरा x की वैल्यू ये थी पूरी l की, स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा जरा बताना? एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। आ गया बेटा? इसको स्क्वायर करेंगे तो वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और लास्ट z वाले को करेंगे तो जेड स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। आ गया? अब तीनों को ऐड करो, एलसीएम लो, एलसीएम लोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, अपॉन में भी सेम चीज कैंसिल हो जाएगा, 1 आया। तो सुनो मेरी बात, आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला रिजल्ट, जिस पर एक क्वेश्चन आपको मिल जाता है जनरली, है ना, जेई वगैरह में आपको क्वेश्चन मिलता है इस पर घुमा करके कहीं ना कहीं। अब सुनो क्या है बेटा, जेई मतलब बोर्ड में भी आता है ना। हाँ, कॉमर्स वाले रोते नहीं तो देखे ध्यान से बेटा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू क्या आ रहा है? 1। और ये खासियत है डायरेक्शन कोसाइन की। अभी जस्ट इसके बाद में हम डायरेक्शन रेशोज पे जाएंगे। कई बार क्या होता है प्रॉब्लम में ना, उसने दे करके रखा होता है, लाइन के ऊपर लिख देता है 2 3 1 2 3 4। अब मुझे ये नहीं समझ में आता कि नालायक ने मुझे डायरेक्शन रेशोज दिया या डायरेक्शन कोसाइन दिया। तो वो चेक करने का फॉर्मूला है आपका, ये चेक करने का तरीका है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है? 1। यदि वो डायरेक्शन कोसाइंस हैं तो उनके स्क्वायर का सम हमेशा कितना आएगा?
1। समझ में? तो उनके स्क्वायर्स का सम कितना आ जाता है? 1। चलेगा ना? ठीक है, चलो एक बार इसे नोट करो तो। अब देखिए बेटा ध्यान से, जैसे अपन ने ये रिलेशन निकाला ना यहाँ पे एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। बेटा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 जो मैं बोल रहा हूँ, किसी भी लाइन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है कि यदि वो डायरेक्शन कोसाइंस हैं तो वो इस कंडीशन को फुलफिल करेंगे कि उनके स्क्वायर्स का सम, यदि तीनों का सम यदि 1 आता है तो वो डायरेक्शन कोसाइन है, अदरवाइज वो डायरेक्शन रेशोज होते हैं। ठीक, अभी मैं समझाता हूँ आपको और चीज़ें क्लियर हो जाएगी। रुको एक मिनट। जैसे ये लिखा ना बेटा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1, आप जरा इसको एक फॉर्मूले से भी याद रखो, ध्यान रखना। यहीं पे देखो बेटा, एल क्या लिखा था हमने? कॉस अल्फा। ये क्या था? कॉस बीटा। ये क्या था? कॉस गामा, है ना? ध्यान से समझ लेना। यदि हम किसी लाइन के लिए बोलने जा रहे हैं कि कोई लाइन बेटा एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रही है, वाई के साथ बीटा और जेड के साथ गामा, तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा जो होते हैं वो क्या होते हैं? उसके डायरेक्शन कोसाइंस। तो मैंने वही चीज़ बोला कि अल्फा के एल के प्लेस पे आप क्या लिखोगे सर? कॉस स्क्वायर अल्फा। एम के प्लेस पे कॉस स्क्वायर बीटा, एन के प्लेस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। तो बेटा ये एक रिलेशन आता है तीनों लाइन के बीच में कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू हमेशा क्या होगा? 1। अब जरा सुनो मेरी बात एक चीज़, इसमें अपन एक दो रिलेशन और लेकर के आते हैं। मैं ये वाला पोर्शन रब करता हूँ यहाँ से, और एक काम करते हैं, इसको रब करते हैं और उसको मैं फॉर्मूला बना के देता हूँ, ध्यान से देखना। देखो बेटा, समझना, प्रॉब्लम को समझ लो। आ जाता है कई बार क्या बोल रहा हूँ बेटा, यदि कोई लाइन है जो एक्स एक्सिस के साथ अल्फा, वाई के साथ बीटा, जेड के साथ गामा बनाती है, तो हम उसके लिए कंडीशन बोलते हैं सबसे पहली चीज़ कि किसी भी लाइन के लिए एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। एक कंडीशन ये सही है। दूसरी कंडीशन, इसी को मैं यदि लिखने जाऊँ तो मैं बोलता हूँ कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू भी 1 होता है। तो ये भी एक रिलेशन है उसके बीच में। और तीसरा देखो, इसी में कई बार क्या बोलता है कि लाइन के एंगल्स जो है एक्स वाई जेड के साथ वो अल्फा बीटा गामा है। बताओ साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा क्या होगा? मतलब मेरे पास रिलेशन कॉस वाला है बट वो मुझसे पूछ क्या लेता है? साइन। तो कोई चक्कर नहीं है, इसी से कन्वर्ट करके लेकर के आओ। यहाँ से यदि मैं इसी को कन्वर्ट करने जाऊँ तो बेटा कॉस स्क्वायर अल्फा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, इसको लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, इसे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। बेटा एक 1 का इफेक्ट तो गया, इन तीनों को उधर ट्रांसफ़र करो तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1 + 1 2। तो यहाँ पर बेटा इसका रिलेशन मेरे पास ये निकल के आता है कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा की वैल्यू क्या होती है? 2। ठीक, तो कभी कोई पूछ ले निकाल दो। नेक्स्ट देखो एक और चीज़, ये आपका थर्ड रिजल्ट ही हो गया। एक और चीज़ पूछता है कई बार, सेम चीज़ से अपन कन्वर्ट करेंगे क्या? वो आपसे बोलेगा कि फिर से वही लाइन के एंगल्स जो है अल्फा बीटा गामा है, cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा की वैल्यू क्या होगी? cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा की वैल्यू क्या होगी? तो बेटा ध्यान से सुनो, कभी भी वो बोले ना, कभी भी तुमसे बोले कि लाइन के केस में एंगल्स पता है अल्फा बीटा गामा, मतलब इसका मालूम मतलब ही यही है कि आपको इस फॉर्मूले पे जाना ही जाना है। अब इसी को यूज़ करके आपको कहीं ना कहीं से लेकर के आना है। अब मेरे को साइन चाहिए था, मैंने साइन में कन्वर्ट कर लिया। अब मेरे दिमाग में कॉस वाला क्या, cos 2 थीटा 2 अल्फा cos 2 बीटा cos 2 गामा बना सकता हूँ। तो हाँ, cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता था मेरे पास 1 + cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा, हाफ एंगल फॉर्म। तो वहाँ से cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 + cos 2 थीटा बाय 2। तो वहाँ से मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। मैंने cos स्क्वायर अल्फा को लिखा 1 + cos 2 अल्फा बाय 2 लिख दिया, प्लस इसको लिख दीजिए बेटा 1 + cos 2 बीटा बाय 2 और 1 + cos 2 गामा बाय 2, और इस पूरे की वैल्यू कितनी है? 1। आगे अब इसको सॉल्व करो। 2 को तो उधर एलसीएम लेके उधर पहुंचा दो, इधर क्या बचेगा? 1 + 1 + 1 तो 3 + cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा
प्लस कॉस टू गामा इक्वल्स टू 2, एलसीएम लेकर 2 उधर गया, इसको उधर ले जाके ट्रांसफर कर दो, आपको मिलेगा cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा इक्वल टू -1। तो बेटा ये जो रिजल्ट निकल के आ रहा है ना cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा इक्वल टू -1, ये मेरा फाइनल रिजल्ट है। ठीक, तो आपसे कभी भी वो एंगल वगैरह में कुछ भी पूछे मतलब समझ जाना बेटा वहीं के वहीं घुमाना है। अब मैं बताता हूँ एक क्वेश्चन, अभी हम करेंगे, भी क्वेश्चन करवाऊंगा अभी। आपसे बोलता है कई बार कि एक लाइन है जो हाँ एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री थे, वाई एक्सिस के साथ 120 पे है, बताओ जेड के साथ कितना एंगल बनाएगी। अब बाकी कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं मालूम, तो मुझे मालूम है कि लाइन है, एक के साथ अल्फा एक के साथ बीटा एक के साथ गामा बनाती है, तो ये वाली कंडीशन फुलफिल होगी होगी। यदि उसने बोला है कि एक्स एक्सिस के साथ 30 है तो अल्फा के प्लेस पे 30 हो गया, वाई के साथ 120 है तो इसके प्लेस पे 120 हो गया। अब ये दोनों वैल्यूज न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगी, 1 के साथ सॉल्व करोगे बाकायदा इसका एंगल निकल के आ जाएगा आगे। तो मतलब मेरे को मेनली जाना इसी फॉर्मूले पे है और इसी फॉर्मूले को घुमा फिरा करके मुझे आंसर्स को लेकर के आना है। ठीक है बेटा, तो ये वाला फॉर्मूला हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा ध्यान से समझ के रखिएगा। मैं आपको कोशिश करवाऊंगा तो अभी आपको ज़्यादा बेटर क्लियर में आए होगा। ठीक, समझ में आ गया था? चलो जल्दी से इस बार इसको नोट कर लो। तो मैं आपको यहाँ पर है ना इसका नेक्स्ट वाला फॉर्मूला निकाल के देता हूँ, फिर अपन डायरेक्शन रेशोज पे चलेंगे। थोड़ा सा बेटा यही वाला लेक्चर थोड़ा सा ज़्यादा समझाने वाला है कि मैं एक बार दिमाग में क्लियर हो जाए ना डायरेक्शन कोसाइन क्या है, डायरेक्शन रेशोज क्या है, मतलब डाउट में ना हो। तुम्हारा ये पूरा चैप्टर पूरा 3D डायरेक्शन रेशोज और डायरेक्शन कोसाइन पे ही चलता है, और हमें कई बार वहीं पे कंफ्यूजन हो जाता है कि यार कोसाइन है कि रेशो है, और फिर हम फॉर्मूला गलत लगा लेते हैं, आंसर गलत हो जाता है। जल्दी से नोट कर लो 1 मिनट के लिए। तुम लोग घर पे नहीं नोट कर सकते क्या? हाँ बेटा एक और केस जहाँ पर हम डायरेक्शन कोसाइन को रिलेट कर रहे हैं, और फिर उसके बाद अपन डायरेक्शन रेशोज पे चलते हैं। क्या डायरेक्शन रेशोज क्या है, फिर प्रॉब्लम्स करेंगे यार। नहीं करना चलो बेटा एक थर्ड वाला केस देखो, इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि उसी से मैं आगे वाला डायरेक्शन रेशोज को डिफाइन करके ला करके देने वाला हूँ तुम्हें। देखो ध्यान से बेटा, डायरेक्शन कोसाइन में यदि मान लीजिए मैं अब कौन सा केस देख रहा हूँ, ध्यान से समझना सब, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जेड एक्सेस। बेटा जैसे एक पॉइंट दिया हुआ है ए, कोऑर्डिनेट्स मैंने आपको दिए x1, y1, z1। इसको ज्वाइन करते हुए बेटा बी पॉइंट पे मैंने दिया x2, y2, z2। तो a और b के कोऑर्डिनेट्स मैंने आपको दे दिए x1, y1, z1, x2, y2, z2। मैंने बोला यार अब डायरेक्शन कोसाइन निकाल करके बताओ डायरेक्शन कोसाइन। तो बेटा देखो लॉजिक सिंपल सा है, क्या जैसे हम लोग क्या बोलते थे, डायरेक्शन कोसाइन कौन होता है, जब हम लोग बोलते हैं लाइन एक्स एक्सिस के साथ अल्फा बना रहा हो तो कॉस अल्फा। तो बेटा हम यही काम करेंगे, यदि लाइन यहीं तक है तो हम इसको पीछे एक्सटेंड करें, कहीं ना कहीं तो वो एक्स एक्सिस को कट करेगा। जिस पॉइंट पे उसने एक्स एक्सिस को कट किया वो जितना एंगल बना रहा होता है उस एंगल को हमने क्या डिफाइन किया, अल्फा। अब सुनो, यदि यहाँ से अल्फा डिफाइन किया है तो देखना एक्सेस, यदि मैं एक लाइन यहाँ से ड्रॉ करूँ एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो मैं बोलूँगा ये दोनों पैरेलल लाइन, ये ट्रांसवर्सल लाइन, ये अल्फा, तो ये वाला एंगल भी अल्फा। तो यदि मैं कॉस अल्फा की वैल्यू यहाँ से उठा लूँ तो वही मेरे फाइनल वैल्यू भी होगी, है ना, उसमें कोई चेंज तो नहीं है ना। तो कैसे निकाल रहा हूँ ये देखो ध्यान से समझना बेटा। यहाँ से मैंने इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक, सी पॉइंट बोल देता है। तो मुझे बताओ ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, और इस राइट एंगल ट्राइंगल में यदि मैं L इक्वल्स टू कॉस अल्फा डिफाइन करने जाऊँ तो कॉस अल्फा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेटा बेस की वैल्यू बताओ क्या आएगी, AC, और हाइपोटेनस कितना रहा होगा, AB। आ गया ना। अब सुनो एक चीज बताओ, AC अपॉन AB है, AC को क्या लिख सकते हो बताओ। यदि यहाँ से प्रोजेक्ट करने जाओगे नीचे तो ये पॉइंट बता रहा होगा x2, यहाँ से प्रोजेक्ट करेंगे तो ये क्या बताएगा, x1। तो हम बोलेंगे सर ये टोटल x2 ये x1, तो x2 माइनस x1 ये हो गया।
तो ये वाला चीज़ भी x2 माइनस x1 है। तो मैंने बोला बेटा ये मेरे लिए निकल के आया x2 माइनस x1। अब सुनो x2 माइनस x1 ये निकला और डिवाइड में क्या आएगा AB, है ना। और AB क्या है, इनके बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला, सिंपल सा। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने जाऊंगा तो क्या लिखूंगा बेटा बताओ, अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। क्या ये फॉर्मूला निकल के आया? हाँ। और देखा जाए ना वालों, जो लास्ट वाला केस देखा था यही था, वहाँ पर पहला वाला ओरिजिन था, दूसरा XYZ था। सॉरी, समझ में? पहला वाला ओरिजिन था और दूसरा XYZ था। तो वो x2 माइनस x1 करेंगे तो ये x और ये 0, तो x माइनस 0 मिलकर x बना था और नीचे फॉर्मूला भी वही वाला लगा था। मतलब देखा जाए तो दोनों एक ही चीज़ है। तो मैं तुम्हें से क्या बोलने जा रहा हूँ ध्यान से सुनो, उसको मत याद रखो। आपको मेनली बस ये चीज़ याद रखना है कि यदि 2 पॉइंट्स मेरे पास दिए हुए हैं x1 y1 z1 x2 y2 z2, तो डायरेक्शन कोसाइन लिखने के समय क्या करना है, x डायरेक्शन कोसाइन कौन देगा, x वाला, तो x2 माइनस x1 अपॉन उनके बीच का डिस्टेंस। ठीक, इसी तरीके से सिमिलरली यदि मैं देखने जाऊँ तो बेटा ये y के साथ भी बनाएगा, z के साथ भी बनाएगा। हमें देखना नहीं है, 3D है, डायरेक्ट लिखेंगे m इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos बीटा, और cos बीटा की वैल्यू क्या आएगी, x2 माइनस x1 के प्लेस में क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। और लास्ट बेटा n इक्वल टू कॉस गामा, और ये z के केस में है तो z2 माइनस z1 अपॉन में अंडर रूट बेटा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। अब सुनो मेरी बात, जैसे ये तीनों आ गए ना आपके पास, तीनों फॉर्मूले आ गए। अब बेटा यदि आप यहाँ पर भी ऐड करके देखोगे ना, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, तो अभी भी 1 हो रहा है। करके देखो, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट से हटेगा, कैंसिल होकर के 1 आ जाएगा। तो रिजल्ट यहाँ पर भी वही वैलिड है। तो बेटा हर लाइन के लिए मैं बोलता हूँ एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। और याद रखना डायरेक्शन कोसाइन को आप एक टाइप से लाइन का फिंगरप्रिंट मान सकते हो, थंबप्रिंट। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, फिंगरप्रिंट जो होता है वो आइडेंटिटी होती है हमारी, कहीं ना कहीं मेरे से ही मैच करेगा। तो वैसे ही बेटा इसकी भी जो आइडेंटिटी है ना लाइन की, किसी भी लाइन की आइडेंटिटी यदि डिफाइन करने जा रहे हो एक टाइप से देखा जाए तो डायरेक्शन मेन होता है। तो उसका जो मेन डायरेक्शन बता रहा होगा वो कौन बताएगा, उसका डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, तो डायरेक्शन कोसाइन इंपॉर्टेंट। अब सुनो मेरी बात, अब अगला टर्म लेकर के आता हूँ और तुमको समझाता हूँ उसका इंपॉर्टेंस क्या है। आपको फिर मतलब समझ में आएगा और फिर अपन अब प्रॉब्लम्स पे चलेंगे। वो है बेटा डायरेक्शन रेशोस। ध्यान से समझना, पहला था डायरेक्शन कोसाइंस, अब क्या है डायरेक्शन रेशोस। अब इसको हम सिंपली बोलते हैं बेटा DRS। ठीक, DRS। अब बेटा देखो डायरेक्शन रेशोस का मीनिंग क्या है, समझना एक बात। यदि मान लो मैं किसी भी लाइन के बारे में लिखने जा रहा हूँ बेटा, आप बताना चाह रहे थे डायरेक्शन उसके बारे में, आप सबको बताओगे इतना बड़ा फॉर्मूला L, M और N। और एक चीज़ देखो जरा नोटिस करना, L, M, N तीनों में डिनोमिनेटर सेम है, तीनों में डिनोमिनेटर सेम है। तो मुझे हर बार लिखना पड़ेगा ना डिनोमिनेटर, और जबकि वो चीज़ सेम ही है। मतलब एक टाइप से देखा जाए कि तीनों को डिस्टिंग्विश कौन कर रहा है, तो वो सिर्फ न्यूमरेटर वाला टर्म है, डिनोमिनेटर तो सबका सेम है। तो मेरे को ऐसा लगता है, एक बार फील आता है कि यार मैं इतना बड़ा कैलकुलेशन लेकर के क्यों चलूँ हर जगह, यदि मैं उससे शॉर्ट में काम कर सकता हूँ तो कर लेना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो बेटा वहाँ पर हम लोग याद रखिए, हम लोग बोलते हैं जो डायरेक्शन रेशोज हैं DRS, वो प्रोपोर्शनल टर्म्स होती हैं किसकी, डायरेक्शन कोसाइंस की। तो हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन रेशोज जो है वो प्रोपोर्शनल है किसके साथ बेटा, DCS के साथ। ध्यान रखिएगा, डायरेक्शन रेशोज जो हैं वो प्रोपोर्शनल टर्म्स होती हैं किसके, डायरेक्शन कोसाइंस के। प्रोपोर्शनल का मतलब समझते हो, उनका रेशो सेम होता है, रेशो सेम होता है। अब जरा सुनो जरा मेरी बात, यदि रेशो सेम है तो एक चीज बताना, ये डायरेक्शन रेशोज था ना बेटा, डायरेक्शन रेशोज को हम लोग यहाँ पर ABC से रिप्रेजेंट करते हैं, नोटेशन याद रखिएगा ABC। और डायरेक्शन कोसाइन जो है वो LMN।
चलेगा ना? तो जरा देखो तो एक चीज मैं ऐसा लिख सकता हूं कैसे, ABC, ABC डायरेक्शन रेशियोज है बेटा, है ना? मैं यहां लिख देता हूं, ये प्रोपोर्शनल है किसके, L, M और N। अरे यार दो टर्म यदि प्रोपोर्शनल होते हैं तो उनका रेशियो सेम आता है ना? हाँ, तो डायरेक्शन रेशियोज यदि डायरेक्शन कोसाइन के प्रोपोर्शनल हैं, समझ रहे हो मेरे भाई? यदि वो उसके प्रोपोर्शनल है, इसका मीनिंग क्या निकला कि L, M, N का जो रेशो है वही रेशो आपका A, B और C का भी होगा, हाँ या ना? समझ में आया? अब सुनो, अब तुमको फॉर्मूला ला के दिया मैं बेटा, L की वैल्यू जरा एक बार लिख करके रख लें। इसी केस में यदि मैं L की वैल्यू लिखने जाऊंगा तो क्या लिखूंगा, एक काम करूं बेटा, ये जो पूरा डिस्टेंस फॉर्मूला है ना, इस डिस्टेंस को R से रिप्रेजेंट कर देता हूं। R इक्वल टू क्या हो गया, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। चलेगा? अरे समझेगा, उनके बीच का जो डिस्टेंस आ रहा है ना बेटा, जिसको मैं ये फॉर्मूला लिख रहा हूँ उसको मैंने R बोल दिया, मेरे को लिखने में काम आएगा इसलिए, ठीक? अब सुनो, बताओ तो मुझे L की वैल्यू क्या है, तो मैं लिखूंगा सर x2 माइनस x1 अपॉन R इक्वल टू रेशो में किसके साथ, y2 माइनस y1 अपॉन R, और फिर आएगा z2 माइनस z1 अपॉन R। तीनों आ गए। अब बेटा यदि ये तीनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं तो जरा एक चीज़ बताओ, आपने सुना है ना, यदि रेशो सेम होता है तो हम उसको पर्टिकुलर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैंने बोला 1/2 इक्वल टू 2/4 है, रेशो सेम है। अब यदि बेटा मैं इधर साइड से इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, इधर भी 3 से कर दूं, वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे समझ में आ रहा है? अरे पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करने से रेशो में कोई चेंज नहीं आता। तो मैं वही चीज़ बोल रहा हूँ बेटा, देखो ना, यहाँ भी R था, यहाँ भी R था, यहाँ भी R था, यदि मैं R से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये R का इफेक्ट ही खत्म हो जाएगा। हाँ, और यदि R का इफेक्ट खत्म हो गया तो क्या मैं बोल सकता हूँ A, B और C जो है वही तो मेरे लिए x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 निकल के आए। मतलब ये सब प्रोपोर्शनल टर्म्स हैं एक दूसरे के, हाँ या ना? चलेगा ना? तो मैंने क्या लिखा बेटा, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। क्लियर है? अब ये सारे एक दूसरे के प्रोपोर्शनल टर्म्स हैं। यहाँ से मैं बोलता हूँ इनका रेशो सेम है, बट हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली बोलेंगे बेटा जो डायरेक्शन रेशो है ना, a मेरे लिए क्या हो जाता है, x2 माइनस x1। चलेगा? जो b है वो मेरे लिए क्या आ गया, y2 माइनस y1, और जो c है वो मेरे लिए आ गया z2 माइनस z1। आगे समझ में? तो बेटा एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि कभी भी किसी लाइन के बारे में आपसे उसने क्या बोला है, उसका डायरेक्शन रेशो निकालो। इसी केस में बोल रहा हूँ मैं, जब आपको दोनों पॉइंट्स दिए हुए हैं x1 y1 z1, x2 y2 z2, डायरेक्शन रेशोज बोला है, डायरेक्ट अपन क्या करेंगे, माइनस x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 कर दो, वो आपको डायरेक्शन रेशोज दे देंगे। और डायरेक्शन कोसाइन यदि निकालना है तो आपको उसके डिस्टेंस से डिवाइड करना पड़ेगा। डिस्टेंस से डिवाइड करोगे तब जा करके आपको डायरेक्शन कोसाइन निकल के आएगा। समझ में आया नहीं आया? क्लियर है? कन्फ्यूजन है किसी को? नहीं? ठीक है, तो एक बार बेटा जल्दी से इसको नोट करो। तो मैं आपको एक फॉर्मूला और, अच्छा सुनो, एक मिनट रुको, मत नोट करो, यहीं के यहीं एक फॉर्मूला और देखो और ख़त्म करें इसे, फिर अपन प्रॉब्लम्स पे आते हैं। आपको मैं समझाता हूँ प्रॉब्लम्स कैसे करना है। बेटा मुझे बताओ, जो डायरेक्शन कोसाइन है L, क्या डायरेक्शन कोसाइन का फॉर्मूला मैं कुछ लिख सकता हूँ? ध्यान देना, x2 माइनस x1 था इसी केस में। बेटा x2 माइनस x1 क्या है, a, मतलब मैंने बोला डायरेक्शन रेशो a, और अपॉन में क्या आ रहा होगा बताओ सर, ये a स्क्वायर, ये b स्क्वायर, ये c स्क्वायर, है ना? तो मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। m की वैल्यू लिखने जाओ तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ से ये, तो इसको क्या लिखोगे आप, b अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और लास्ट वाला है n, और n को हम क्या लिखेंगे, c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। और ये आपके डायरेक्शन कोसाइन निकालने का एक फॉर्मूला हो गया यदि मुझे डायरेक्शन रेशोज
पता है तो, मतलब रेशोज़ पता है तो मैं कोसाइन में जा सकता हूँ, कोसाइन से रेशोज़ में जा सकता हूँ। क्लियर है? एक और बात सुनो, मेरी बात ध्यान से सुन लो। कई बार प्रॉब्लम्स में देता है वो, ध्यान से समझिएगा बेटा, प्रॉब्लम्स में आपसे बोलता है बेटा एक लाइन है, उसके डायरेक्शन कोसाइंस, ध्यान से समझिएगा, एक लाइन है जिसके डायरेक्शन कोसाइंस 1, 2 और 3 के प्रोपोर्शनल है। समझना मेरी बात, एक लाइन है जिसके डायरेक्शन कोसाइंस 1, 2 और 3 के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। और ऐसे ही दूसरा वाला लाइन होगा, उसके भी किसी और के प्रोपोर्शनल है, बोलता है एंगल वेंगल निकालो, भी निकालेंगे अपन फॉर्मूला देखने के बाद। बस मुझे मेन चीज़ ये समझाना था, जैसे उसने बोला ना कि डायरेक्शन कोसाइंस जो है वो 1, 2, 3 के प्रोपोर्शनल है। हमसे क्या होता है मालूम, हम गलत क्या करके आ जाते हैं, डायरेक्शन कोसाइन दिखा प्रोपोर्शनल है 1, 2, 3, तो हम उसको डायरेक्शन कोसाइन ही ले लेते हैं 1, 2, 3। हम लोग ले लेंगे L = 1, M = 2, N = 3, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन लिखा हुआ है। ये गलत है। डायरेक्शन कोसाइन किसके प्रोपोर्शनल होता है? डायरेक्शन रेशोज के। मतलब उसका डायरेक्शन कोसाइन यदि वो 1, 2 और 3 के प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब वो डायरेक्शन कोसाइन नहीं दे रहा, वो आपको डायरेक्शन रेशोज दे रहा है। डायरेक्शन रेशोज है वो, और फिर डायरेक्शन रेशोज वाले फॉर्मूले पे जाकर के आंसर लेकर के आओ, समझ में आ जाएगा। ठीक, तो इस चीज़ का थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना कि आप प्रॉब्लम में ऐसी गलती मत कराना, क्योंकि बच्चे करके आते हैं कि कोसाइन है, कोसाइन दिखा तो कोसाइन ले लिया, रेशोज दिखा तो रेशोज ले लिया। देखो तो सही एक्चुअल में क्या डेफिनेशन पे दिया है उसने। ठीक, जल्दी से नोट करिए इसे। अब मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा एंगल वाला, उसके बाद में अपन प्रॉब्लम्स पे आ जाते हैं। चलिए, डायरेक्शन रेशोज भी हो गया। अब बेटा इसमें देखो एक इम्पॉर्टेंट वाला फॉर्मूला बता रहा हूँ, ध्यान से समझना उस चीज़ को। एंगल्स बिटवीन 2 स्ट्रेट लाइन, एंगल्स बिटवीन 2 स्ट्रेट लाइन हम लोग देखने जा रहे हैं बेटा। इम्पॉर्टेंस इस चीज़ का ये है कि जो फॉर्मूला मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ ना, उसको मैं शायद यदि सही तरीके से रिलेट करने जाओगे तो 8 जगह पर हम लोग यूज़ करते हैं, 8 जगह पे। अब 8 जगह तुम बोलोगे कैसे? सुनो मेरी बात, अभी हम लोग देख रहे हैं 2 लाइंस के बीच का एंगल, बाद में देखेंगे 2 प्लेन्स के बीच का एंगल, वहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट है, वही फॉर्मूला लगेगा, थोड़ा सा चेंज आता है बस। फिर देखेंगे 2 स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल, जो जहाँ इक्वेशंस गिवन होंगी। फिर देखेंगे एक प्लेन और एक लाइन के बीच का एंगल, ये 4 हो गए। अब ये 4 हो गए तुम्हारे 3D वाले फॉर्मेट में, यही 4 उठ करके आएंगे तुम्हारे पास वेक्टर में भी, जहाँ डॉट प्रोडक्ट से रिलेट कर जाएंगे। मतलब एक ही चीज़ को मुझे 4 नहीं 8 जगह यदि जा रहा है, तो मैं बोलता हूँ 8 जगह पढ़ने से फ़ायदा नहीं है, हमें एक ही जगह पे अच्छे से पढ़ लो, उसी चीज़ को बार बार अप्लाई करते जाना, आपके सारे टॉपिक खुद ब खुद हो जाएंगे। तो इसलिए बस एक बार वो फॉर्मूला अच्छे से समझ लो, बाकी तो फिर सिंपल है बेटा। देखिए, और सबसे बड़ी बात, इस एंगल वाले क्वेश्चंस पे ना फॉर्मूले पे क्वेश्चंस आते हैं, जेई वगैरह में क्वेश्चंस आते हैं, आप उठा करके देखोगे आपको मिलेंगे उसमें। बेटा जिनको मैं जेई बोलता हूँ ना, कुछ लोग गलत फहमी में भी जीते हैं, है ना? सर क्यों बोल रहे हो? बेटा एट लास्ट तो सबको जेई देना ही देना है, कॉमर्स वालों के अलावा। सुनो, हाँ मैथ्स वालों का माई बाप है भाई वो जेई, फाइनल कॉलेज तो उसी से मिलना है जिसको इंजीनियरिंग करना है। बहुत है, कैच नहीं ले सकता है आज भी। चलो आओ देखें, देवी जी सुनो, आ जाओ बेटा, टॉपिक समझो। बेटा एंगल बिटवीन 2 स्ट्रेट लाइन, अब ध्यान से समझना, अभी हमारे पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, सिंपल सा फॉर्मूला है, और मैं डायरेक्ट फॉर्मूला रटवा रहा हूँ। अभी मैं डायरेक्ट फॉर्मूला आपको रटवा रहा हूँ, मतलब डायरेक्ट इक्वेशन लिख दूंगा कि यार इसका ये फॉर्मूला होता है। जब वेक्टर में जाओगे तो तुमको डिराइव करके ला के दूंगा। कुछ लोगों ने जिन्होंने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा है तो उनको पता है कि वो पहले निकाल चुके हैं, बट अभी हम इन कन्फ्यूज़ नहीं करेंगे, अभी डायरेक्ट फॉर्मूले पे चलेंगे। देखिए बेटा, जैसे मेरे पास एक लाइन दिया हुआ है, इस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन है L1 M1 N1। ध्यान देना,
फर्स्ट वाली लाइन है बेटा, उसका डायरेक्शन कोसाइन क्या है, L1 M1 N1। जो सेकेंड लाइन है इसका डायरेक्शन कोसाइन है बेटा L2 M2 N2। अब L1 M1 N1 L2 M2 N2 यदि दोनों लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस दिए हुए हैं, अब आपसे पूछता है यार इनके बीच का एंगल निकाल के बताओ कि ये कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, मतलब ये थीटा कितना आएगा। तो याद रखना बेटा अभी हम एक्यूट एंगल निकालने जा रहे हैं, है ना, क्योंकि दो एंगल बनते हैं लाइन के बीच में। यदि ये एक्यूट है तो ये वाला एंगल ऑब्ट्यूज होगा, ठीक। तो हम लोग जो अभी निकालने जा रहे हैं वो कौन सा फॉर्मूला देखने जा रहे हैं बेटा, एक्यूट एंगल का, कि एक्यूट एंगल हमें कैसे निकालना है, ठीक। तो देखो सिंपल सा फॉर्मूला याद रखिएगा, कॉस थीटा, यहाँ पर कॉस के टर्म्स में निकलता है कॉस थीटा, डायरेक्ट रखो बस एक फॉर्मूला, कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या हुआ बेटा, L1 L2 दोनों के x वाले डायरेक्शन कोसाइन, दोनों के y वाले डायरेक्शन कोसाइन, दोनों के z वाले डायरेक्शन कोसाइन। बस इनको ऐसा मल्टीप्लाई करके लिखिए, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। तो बेटा L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 ये जो निकल के आता है ना, समझ आए, ये मेरे पास कॉस थीटा का फॉर्मूला है, चलेगा। तो कॉस थीटा इक्वल टू सिंपल सा फॉर्मूला निकल के आया सर, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू कॉस थीटा। क्लियर है क्या, समझ में आया इतना। अब सुन, जैसे ये कॉस थीटा यहाँ से डिफाइन कर लिया मैंने, एक और चीज़ देखना बेटा, यहाँ पर केस देखें, और ये केस बहुत काम का है, इससे ज़्यादा अगले वाले केस में काम आएगा, कि इफ़ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, मीनिंग समझे, यदि दो लाइंस आपके पास कैसी दी हुई हैं, परपेंडिकुलर, यदि दो लाइंस म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, उस कंडीशन में क्या होगा, तो कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू 90 तो कॉस 90 0, कॉस 90 की वैल्यू 0 हो गई बेटा, कॉस 90 0, तो इस पूरे का बताओ मुझे वैल्यू क्या निकल के आएगा, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। तो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0 आ गया। तो बेटा ये मेरे पास एक कंडीशन निकल के आता है, ये बड़े काम का कंडीशन होता है कि यदि दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो उनके डायरेक्शन कोसाइंस में L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0। फर्स्ट केस आया। सेकेंड केस देखो, जो सेकेंड वाला केस है, इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, इसका मीनिंग क्या हुआ, दोनों लाइंस यदि आपस में पैरेलल हो जाएं, दो लाइंस पैरेलल में हैं, मैं उसको डिराइव यहाँ नहीं कर रहा, अगले वाले केस में बड़ा सा फॉर्मूला बनेगा, वहाँ पे डिराइव करके बताता हूँ। तो थीटा की वैल्यू यदि 0 डिग्री हो जाए, उस कंडीशन में आप कैसे निकालोगे, क्या कंडीशन आती है, तो अभी डायरेक्ट याद रखिएगा बेटा, जब हम थीटा की वैल्यू लिखने जाएँ 0, तो आप यहाँ से मत लिखना कि cos 0 1 होता है, cos 0 इक्वल टू 1, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू, यदि 1 आ जाए ना तो भी वो पैरेलल है, बट उससे अच्छा कंडीशन मैं कहीं और से निकाल लेता हूँ, और वो जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट अभी याद रखो, मैं अगले वाले केस में डिराइव करके देता हूँ। क्या, यदि दोनों थीटा है, मतलब थीटा 0 डिग्री है, तो दोनों के डायरेक्शन कोसाइंस प्रोपोर्शनल होता है, मतलब L1 अपॉन L2 इक्वल्स टू M1 अपॉन M2 इक्वल्स टू N1 अपॉन N2, चलेगा। तो यदि दो लाइंस यदि कैसी हैं, पैरेलल, यदि दो लाइंस यदि पैरेलल दी हुई हैं, तो उसका चेक ही क्या है कि उनके डायरेक्शन रेशोज का जो डायरेक्शन कोसाइंस है, उनका जो रेशो है वो सेम आएगा, मतलब L1 अपॉन L2 इक्वल टू M1 अपॉन M2 इक्वल टू N1 अपॉन N2 होता है, चलेगा। और मेन प्रॉब्लम जो भी घुमा फिरा के पूछेगा ना, वो इसी पे पूछेगा, और ये चीज़ बहुत यूज़ में आती है, ये वाली कंडीशन स्पेशली थीटा इक्वल टू 90 वाली, कि मैं बता रहा हूँ दोबारा, प्लेन और स्ट्रेट लाइन का पूरा चैप्टर इसी पे घूमता है, इस कंडीशन पे, कि L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू कितना होता है 0, कब, जब दोनों लाइंस म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, ठीक। अब सुनो 2 मिनट रुकना, ये फर्स्ट केस था जब हमने क्या देखा, डायरेक्शन कोसाइंस दिए हुए हैं और एंगल निकाला। बट बेटा मैं आपको एक और चीज़ सजेस्ट करता हूँ, ये फॉर्मूला सबसे कम लगेगा काम में, क्यों, यहाँ पे जब प्रॉब्लम्स दिए जाते हैं ना, वो डायरेक्शन कोसाइंस के बेसिस पे नहीं दिए जाते, ज़्यादातर डायरेक्शन रेशोज पे आता है, क्योंकि अपन ने पढ़ा था अभी इसके जस्ट पहले देखा ना बेटा, कि डायरेक्शन रेशोज ज़्यादा सिंपल है, सिंपल टर्म है, डायरेक्शन कोसाइन लेंदी वाला है, तो लेंदी में क्यों जाऊँ, सिंपल वाले पे जाओ ना। तो ज़्यादातर जो आपके पास आएंगे ना, वो डायरेक्शन रेशोज दिए रहते हैं, तो डायरेक्शन रेशोज दे करके यदि हम वहाँ पे अप्लाई करने के लिए जाएंगे ना, तो वो फॉर्मूला ज़्यादा यूज़ में आएगा। तो जरा देखें इसका भी फॉर्मूला, देखो, यदि मान लीजिए मैंने बोला दूसरा केस बनाया
ये फर्स्ट लाइन, ये सेकेंड लाइन। बेटा फर्स्ट लाइन के डायरेक्शन रेशोज मैंने दिए A1 B1 C1, सेकेंड वाले के दिए मैंने A2 B2 एंड C2, और इनके बीच का एंगल यदि मैं बोल दूं कितना है, थीटा। चलेगा? A1 B1 C1, A2 B2 C2 और उनके बीच का एंगल थीटा है। अब यदि ये थीटा निकालना है, कैसे निकालें? देखो मैं बोला कॉस थीटा, ये रहा ना, लिख दूं यही वाला फॉर्मूला, मैं इसी फॉर्मूले से डिराइव करके ला रहा हूं। क्या लिखा था हमने? L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, ये होता है कॉस थीटा। अब जरा सुनो, याद करो, यदि डायरेक्शन रेशोज पता है तो डायरेक्शन कोसाइन लिखने का तरीका बताया था मैंने। L इक्वल्स टू क्या होता था? A अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, M इक्वल्स टू B अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। अभी लिखा है हमने, आया? तो क्यों लिख सकता हूं मैं, बताओ? यदि A1 पता है, A1 B1 C1 पता है ना डायरेक्शन रेशोज, तो क्या इसका L1 M1 N1 निकाल सकते हैं? L1 की वैल्यू क्या आनी चाहिए बोलो तो? मैं बोलूँगा A1 अपॉन में अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, ये L1 आया। M1 बताओ? हाँ L2 ये वाला है, इसका फॉर्मूला क्या होगा बताओ? A2 अपॉन अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। नहीं है? आगे अगला बताओ, प्लस बेटा M1 कैसे निकलेगा? इसका M वाला तो B1, ध्यान देना B1, तो बेटा यहां से देखो B1 अपॉन में अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, और M2 क्या हो जाएगा? ये वाला, तो B2 अपॉन में अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। आगे प्लस C1 N1 के लिए, तो C1 अपॉन में क्या आएगा? अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1, और लास्ट बनेगा बेटा C2 अपॉन में, हाँ, अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। अब सुनो, ओ C2 इधर, अब सुनो ध्यान से, क्यों अच्छा आते हैं? देखें ना, फिर मैं बहुत आगे आगे तक रिलेट कर जाता हूं। तुम थोड़ा सोचते हो, मैं ज़्यादा सोचता हूं। चलो एलसीएम ले ले, एलसीएम ले ले, क्या आएगा? अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ठीक, अब बताओ, ये डिनोमिनेटर तो सेम है, न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा? A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। तो बस आ गया ना बेटा फॉर्मूला, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। और ये जो एक्चुअल में फॉर्मूला निकल के आया ना, ये मेरा मेन फॉर्मूला होता है किसके लिए? कॉस थीटा। एक्यूट एंगल निकालते हो तो मॉड लगा लीजिए, चलेगा? मॉड लगाया मतलब एक्यूट एंगल, पॉजिटिव वैल्यू देगा तो वो एक्यूट के लिए आता है, हम सब ने पढ़ा। अब सुनिए मेरी बात, ये फॉर्मूला मेन है। और बताओ मैं तुम्हें एक चीज़, यदि किसी ने पढ़ा है 11th क्लास में, तो तुमने दो वेक्टर देखे थे, एक वेक्टर होता था A1 i कैप प्लस B1 j कैप प्लस C1 k कैप, दूसरा होता था A2 i कैप प्लस B2 j कैप प्लस C2 k कैप। उनके बीच में एंगल निकालते थे हम। मैंने आपको बोला था कि हमेशा कभी भी दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना है, डॉट प्रोडक्ट लगाओ, और डॉट प्रोडक्ट से लगा देते तो A डॉट B इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इक्वल टू A डॉट B अपॉन मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B होता था। देखो तो नालायक, यही तो A डॉट B था, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, और अपॉन में यही उनके मैग्नीट्यूड होते थे। मतलब जो वेक्टर वाला वो फॉर्मूला था वही चीज़ है ये, बस अब इसको हमने 3D के उसमें घुमा फिरा करके उल्टा बेवकूफ़ बना दिया हो तुम्हें, और तुम बन गए। चलेगा, बस बने रहो। ये फॉर्मूला हमारे लिए है 3D में एंगल निकालने का मेन फॉर्मूला। क्लियर? अरे समझ आया? अब सुनो मेरी बात, इसमें वो स्पेशल कंडीशन ध्यान से समझ लीजिए। फर्स्ट केस कि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो जाए, थीटा यदि 90 डिग्री हो जाए तो cos 90 की वैल्यू 0, cos 90 0, तो बोलो cos 90 की वैल्यू ये 0, क्या ये 0 है तो ये पूरा क्रॉस मल्टीप्लाई होकर के 0 हो जाएगा, हो गया। तो ये पूरा पोर्शन इधर से 0 हुआ, तो यहाँ से कंडीशन क्या निकल के आई?
A1A2 प्लस B1B2 प्लस C1C2 इक्वल टू 0। तो बेटा A1A2 प्लस B1B2 प्लस C1C2 इक्वल टू क्या निकल के आया 0। और ये मेरा मेन कंडीशन होता था जो मैंने बोला था 90 डिग्री के लिए वैलिड है। A1A2 प्लस B1B2 प्लस C1C2 इक्वल टू कितना देगा 0। आया सबको समझ में? ठीक, अब ये केस आ गया। दूसरा वाला केस देखो, मैं तुम्हें समझा दे रहा हूँ कहाँ से आ रहा है, बट ज़रूरत नहीं है, हम चाहें तो डायरेक्ट भी कंडीशन याद रख सकते हैं, बट मैं आपको एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक, एक बार बेटा इसको जल्दी से नोट करो, तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ फॉर्मूला, बाकी रिजल्ट वैसे ही रहेगा। एक मिनट आप पहले नोट कर लो इसमें। अब देखिए बेटा, इसका जो सेकेंड वाला केस है ना, ज़रा उसे देख लो कि एक्चुअल में वो आता कैसे है। सिर्फ मैं डायरेक्ट फॉर्मूला ही समझाऊंगा, बट एक बार देखना जरूरी है बेटा। जैसे हम लोग यहाँ पे बोले थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, एक चीज़ सुनो कि थीटा यदि 0 डिग्री हो जाए तो एक चीज़ बताऊँ, कभी भी जो स्टैंडर्ड रिजल्ट निकाले जाते हैं ना कि यार ऐसा है तो कंडीशंस क्या बनेगी, तुमने नोटिस किया होगा कि 0 से रिलेट किया जाता है जनरली। जैसे यहाँ पे था 90, तो मैंने cos 90 हंसते खेलते रखा, क्योंकि cos 90 रखूँगा तो इधर का पूरा पोर्शन जा करके 0 हो जाएगा। एक स्टैंडर्ड कंडीशन निकला मेरे पास। तो मैं बोलता हूँ यदि मैं स्टैंडर्ड रिजल्ट निकालना चाह रहा हूँ ना, तो मेरे पास दिमाग क्या चलेगा मालूम है कि यार सर स्टैंडर्ड यदि निकालने जा रहे हो तो क्या करो, सुनिएगा कि cos 90 क्या 0 हो गया, अच्छा है, बट cos 0 को यदि मैं 1 करता हूँ तो 1 करने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है वो उतना स्टैंडर्ड नहीं आ रहा जितना मुझे चाहिए। तो एक चीज़ सोचो, यदि 0 डिग्री रखने से ये 0 हो जाता पूरा पोर्शन, तो मैं बोलता हाँ अच्छा था। यदि कोई चीज़ 0 हो रही है तो मैं बोलूँगा हाँ ठीक है, स्टैंडर्ड वाला रिजल्ट मिलेगा कुछ ना कुछ। बट दिक्कत ये है कि cos वाला है 0 रखेंगे तो cos 0 1 होता है। इसके लिए हम इलाज क्या करते हैं मालूम, यहाँ पे बेटा इसी फॉर्मूले को आप निकाल के लाओ साइन थीटा से। साइन थीटा क्या हो जाएगा, √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखना, थोड़ा कैलकुलेशन वाला पार्ट है, बड़ा सा पार्ट है, ध्यान से समझ लो। क्या लिखा मैंने, √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो जो cos थीटा है तो सबसे पहले तो इससे साइन में कन्वर्ट करके लेकर के आओ। तो देखो मैं लेके आता हूँ, ध्यान देना, तुम्हारा ध्यान रखूंगा अरे कि तुम इतना नहीं कर पाओगे। 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा का फॉर्मूला ये है, स्क्वायरिंग करनी है, कर देते A1A2 प्लस B1B2 प्लस C1C2 स्क्वायर। ओ पागल वाली देवियों, नालायक को तुम कुछ भी बुलवा देते हो मुझसे। अबे रिकॉर्डिंग चल रहा है, नालायक बेचारे सोचेंगे किसको बोल रहे हैं। तुमको कुछ नहीं बोला बेटा मैंने, देखा ध्यान से। हाँ अब देखो, ये जैसे ये फॉर्मूला बना ना, अगला स्टेप क्या होगा, आप इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इसको ले जाओगे इधर। चलो ये मैं लेकर के गया A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर माइनस A1A2 प्लस B1B2 प्लस C1C2 का स्क्वायर। और देखो और देखो और देखो और देखो, ये भी आएगा एलसीएम में, है ना। एलसीएम तो वही आ रहा है बेटा, तो दोनों को ऐसा लिख दीजिए, √A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, √A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। आ गया। अब देखो बेटा, अब ध्यान से समझना। अब तुम्हारे दिमाग में आएगा सर इतना बड़ा कैलकुलेशन करना है, या तो मल्टीप्लाई करा करके तुम सिंप्लीफाई करने जाओ, या फिर मैं बोलता हूँ डायरेक्ट रिजल्ट याद रखो। डायरेक्ट मैं आपको डायरेक्ट रिजल्ट बनाता हूँ, अब वो रिजल्ट भी याद रखना है। करें, साइन थीटा इक्वल टू, डायरेक्ट याद रखना बेटा। मैं क्यों बोल रहा हूँ ये चीज़ ला करके तुम्हें अभी 2 मिनट के बाद समझा दूंगा, फॉर्मूला पहले समझ लो। साइन थीटा इक्वल्स टू, ये जो पूरा मल्टीप्लाई होकर के मिलता है ना सिंप्लीफाई होने के बाद, वो एक स्टैंडर्ड रिजल्ट मिलेगा। देखो मैं जैसे बोलता हूँ वैसे याद रखना, क्या, √ ठीक बेटा, ध्यान से आपके पास यहाँ पे क्या है, A B और C वाले टर्म्स। अरे A1 B1 C1 A2 B2 C2, मतलब है तो ABC ना। अब याद करने का तरीका देखो, मैं ब्लू से लिखता हूँ ताकि समझ में आए। ABC है साइक्लिक ऑर्डर में, याद रख, ABC साइक्लिक ऑर्डर में 2-2 का पेयर, 2-2 का पेयर। कैसे, पहला AB, दूसरा BC,
तीसरा सी ए। तो ए बी बी सी सी ए ऐसे याद रखा। तो मैं देखो कैसे याद करवा रहा हूँ, ध्यान से समझना। सबसे पहला टर्म क्या आएगा, ए बी, उसको ऐसे लिखना बेटा, ए बी माइनस ए बी का होल स्क्वायर। सुनो सही, अभी लिखो, मैं बाद में करेक्शन करूँगा इसमें, समझ में आया? मैंने पहले बोला ए बी, तो मैंने लिखा ए बी माइनस ए बी का होल स्क्वायर प्लस अगला वाला साइक्लिक ऑर्डर में क्या था, बी सी, तो मैं लिखूंगा बेटा बी सी माइनस बी सी का होल स्क्वायर। और तीसरा वाला टर्म कौन सा है, सी ए, तो मैं लिखूंगा सी ए माइनस सी ए का होल स्क्वायर। आ गया? और इन सब के अपॉन में वही चीज़ है जो यहाँ पे लिखी थी सर, ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर अंडर रूट ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर प्लस सी टू स्क्वायर। यहाँ तक आ गया। एक चीज़ सुनो, अब तुम्हारे दिमाग में आएगा ए बी माइनस ए बी लिखने का क्या सेंस बनता है, कोई मतलब नहीं है ना। अब याद रखो एक चीज़, तुम्हारे पास ए बी सी थे किसमें, ए वन बी वन सी वन, ए टू बी टू सी टू, वन वाले थे और टू वाले थे। अरे ए वन ए टू, बी वन बी टू, सी वन सी टू, वन और टू वाले ही थे ना बस। अब इसको याद रखने का तरीका देखो मैं कैसे याद करवा रहा हूँ। ए बी माइनस ए बी है ना, इनके सामने सब्सक्रिप्ट लगाओ, 1 2, इधर से 2 1, 1 2 2 1, इधर भी 1 2 2 1, इधर भी 1 2 2 1। आया समझ? तो अब मेरे पास क्या निकला, ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन का होल स्क्वायर प्लस बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन का होल स्क्वायर प्लस सी वन ए टू माइनस सी टू ए वन का होल स्क्वायर और होल अपॉन में ये। आगे समझ में नहीं आया? ठीक, तो अब ये वाला फॉर्मूला बेटा मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इसको रट लो, मत करो इतना सब कुछ मैं समझा दिया, सिर्फ ये फॉर्मूला जरूर रट लो, इसलिए बोल रहा हूँ रटने के लिए। एक आधी बार क्वेश्चंस देखा हुआ है जहाँ पे बकायदा उसने ना लाइन के डायरेक्शन रेशोज बता करके उसने पूछा है कि जो थीटा बन रहा है उसका साइन थीटा बताओ क्या आएगा, साइन थीटा। अब वो साइन थीटा आपका इतना बड़ा आएगा और आप यदि वहाँ पर इज्जत से कैलकुलेशन कर करके लाना चाहते हो कि कॉस थीटा की वैल्यू रख करके लेके आओ, तो चैलेंज देता हूँ तुम ना लाओगे ही नहीं। अरे कोई नहीं रखने जाता ना, वो इतना देखने के बाद ही वो भटकेगा कि इतना सारा कैलकुलेशन कौन करने वाला, और उसके बाद करने भी चला जाता है ना तो वो कन्वर्ट करना भी भारी पड़ जाता है इसको। अरे इतना इजीली कन्वर्ट नहीं होगा, आपको प्लस माइनस करने पड़ेंगे, बनाना पड़ेगा ये ऐसे टर्म्स, तो वहाँ पे जाकर के फंसोगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ बेटा डायरेक्ट इस फॉर्मूले को याद रखो। और अब सुनो मेरी बात ध्यान से, अब मैं तुम्हें इसका थीटा वाला कंडीशन देता हूँ कि थीटा यदि 0 डिग्री था तो अब थीटा 0 डिग्री पे क्या होगा। तो जरा बताना, क्या इस फॉर्मूले में अब थीटा को 0 रख सकता हूँ? साइन 0 करूँगा तो साइन 0 0 हो जाएगा, मेरे लिए ईजी हो गया। अब देखो बेटा मैं वही चीज़ अब ला करके देता हूँ कि 0 रखने के बाद भी थोड़ा सा कैलकुलेशन है। अब वो कैसे है देखो, ध्यान देना, बस हो गया अपना काम। मुझे बताओ यदि मैं इसमें थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पुट कर दूं, साइन 0 0, ध्यान देना बेटा, साइन 0 0, ये पूरा पोर्शन इधर से गया 0, अंडर रूट में ये पूरा जो मिल रहा है ना बस ये इक्वल टू 0 बचेगा। तो आपने लिखा क्या, अंडर रूट ऑफ a1 b2 माइनस a2 b1 होल स्क्वायर प्लस b1 c2 माइनस b2 c1 होल स्क्वायर प्लस c1 a2 माइनस c2 a1 होल स्क्वायर आ गया। और इस कंप्लीट की वैल्यू कितनी है, 0। स्क्वायरिंग कर दो बोथ साइड, रूट भी हटेगा, रूट भी गया, ठीक, स्क्वायर करके। अब सुनो, अब लास्ट कंडीशन जो आंसर मुझे दे रहा है क्या, यार ये और ये 3 टर्म्स हैं, इन तीनों का सम 0 आ रहा है। अब 3 टर्म्स का सम 0 कभी भी आ सकता है, हो सकता है 2 पॉजिटिव हो 1 नेगेटिव हो, या 1 पॉजिटिव हो 2 नेगेटिव हो, बट ये स्पेशल वाला केस है। यहाँ पे तीनों टर्म स्क्वायर है, होल स्क्वायर कभी भी नेगेटिव आंसर नहीं देता, वो सिर्फ पॉजिटिव देगा। और 3 पॉजिटिव नंबर को ऐड करके कभी भी मेरा आंसर 0 नहीं आएगा। तो मैं बोलता हूँ वो कंडीशन सिर्फ और सिर्फ एक ही केस में फुलफिल हो सकती है कि ये इंडिविजुअली 0 हो। मतलब यदि इसकी वैल्यू 0 हो जाए, ये भी 0 हो जाए और ये भी 0 हो जाए, तो 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर करेंगे तभी वो 0 दे सकता है, अदरवाइज तो वो कभी भी 0 नहीं देगा। क्योंकि किसी एक ने भी वैल्यू दे दी ना बेटा, तो वो 0 में ऐड होगी तो कुछ ना कुछ वैल्यू बनेगी। आया? तो मैं बोलता हूँ यहाँ पे जाकर के मैं फेल हो जाऊँगा। तो मैंने बोला ये चीज़ सिर्फ तब
हो सकता है जब हम लोग क्या बोले तीनों इंडिविजुअली जीरो हो जाए। अब बेटा तीनों को जीरो कर दो, तो जरा करो, फर्स्ट वाले को जीरो करेंगे तो क्या आएगा, a1 b2 माइनस a2 b1 इक्वल टू जीरो। ट्रांसफर करो, a1 b2 इक्वल टू a2 b1, डिवाइड करना बेटा a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2। क्या एक कंडीशन निकली आई। अगली देख, इसको देखें तो बेटा b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल टू जीरो। करो बेटा इसको भी, b1 c2 इक्वल टू b2 c1, डिवाइड कर लेना b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। आ गया। और लास्ट थर्ड वाले में भी देख लो, c1 a2 माइनस c2 a1 इक्वल टू जीरो। तो बेटा c1 a2 इक्वल टू a1 c2, कर लो डिवाइड बेटा यहाँ से, तो a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। और अब देखो जरा तीनों को, इन तीनों को कंबाइन कर देना, तीनों जो रिजल्ट्स मिले मेरे पास, इन तीनों को एक साथ लेकर के यदि मैं देखने जाऊँ तो मैं बोलता हूँ सर a1 अपॉन a2 किसके इक्वल है, b1 अपॉन b2 के, और b1 अपॉन b2 किसके इक्वल है, c1 अपॉन c2 के, और ये तीनों आपस में इक्वल हो गए, इसकी जरूरत भी नहीं पड़ी। तो यहाँ से बेटा मेरे पास ये रिजल्ट निकल के आता है कि यदि दो लाइंस हैं जिनके डायरेक्शन रेशोज मेरे पास दिए हुए हैं, बेटा ध्यान से सुनो, मैं अगली बार मैं प्रॉब्लम करवाने जाऊंगा और सब इसी से रिलेटेड होंगे, कि यदि दो लाइंस दिए हुए हैं और उनके डायरेक्शन रेशोज a1 b1 c1 a2 b2 c2 हैं, तो यदि वो दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू जीरो होगा, और यदि वो पैरेलल हैं तो a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 होगा। तो ये रिजल्ट बेटा, रिजल्ट याद रखो, देखो मैं सबको सजेस्ट कर रहा हूँ एक चीज, मेन रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, कॉस थीटा का फॉर्मूला पता होना चाहिए, एंगल वाला मेन वाला कंडीशंस पता होने चाहिए थे, बस। ये साइन थीटा भी मैं बोलता हूँ कि देखो इसके भी आने के चांसेस बहुत रेयर है, बहुत गलती से पूछेगा तो पूछेगा, नहीं तो नहीं पूछेगा, समझ में। बट मेन चीज़ जो है ना, ये कंडीशंस, ये हर प्रॉब्लम में लगने वाली है, तो आपको यदि कंडीशंस क्लियर है तो बेटा आगे की जर्नी हमारी अच्छी रहने वाली है, नहीं तो गड़बड़ होगा। ठीक, चलो अब आज के लिए बेटा इतना ही, इसको पहले इसका नोट करो, उसके बाद नेक्स्ट वाले लेक्चर में अपन लोग इन पर बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। ठीक, जल्दी नोट करो।